Hello, my name is Ashish Sharma and this is our next lecture on electromagnetism. And in this lecture we will discuss about forces between multiple charges. अपन ने लास्ट लेक्चर में कुलैम्ब लॉ की बात की थी और कुलैम्ब लॉ हमें ये बताता है कि अगर दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 एंड Q2 तो उन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, और वहाँ से हमने देखा कि वो जो फोर्स है उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, उनकी सेपरेशन डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा लाइन जॉइनिंग के अलोंग ही होती है। अगर दोनों सेम टाइप के नेचर हैं यानी पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव तो फोर्स रिपल्सिव होगा। अगर अपोजिट काइंड नेचर है चार्जेस का तो अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा लाइन जॉइनिंग के अलोंग ही होगी। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो कुलैम्ब लॉ है वो न्यूटन के एक्शन रिएक्शन लॉ को भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, मतलब जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाता है एग्जैक्टली उतना ही फोर्स Q2 Q1 पर भी लगाता है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे, मान लो अगर एक से ज़्यादा चार्ज रखे हुए हों, एक से ज़्यादा चार्ज रखे हुए हैं और उस सिचुएशन में हमें अगर किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है तो कैसे निकालें। अब अगर अपन न्यूटन की मैकेनिक्स के अंदर बात करें फोर्सेस की तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन लो करते हैं। अगर एक से ज़्यादा वेक्टर होते हैं या फोर्स भी लगाते थे अपन मैकेनिकल फोर्स तो वहाँ पे अपन वेक्टर एडिशन करते थे। ठीक है, भी करते हैं स्केल में कि अगर किसी जगह पे एक से ज़्यादा चार्ज हैं और आप किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स निकालना चाह रहे हो बाकी सब की वजह से, तो जो टोटल जो फोर्स होगा, जो नेट जो फोर्स होगा, वो जितने भी फोर्सेस हैं, मतलब जितने भी अदर चार्जेस हैं, वो जितना भी फोर्स लगा रहे हैं उन सभी फोर्स का वेक्टर एडिशन होगा। क्या होगा? वेक्टर एडिशन या फिर वेक्टर सम होगा। और वेक्टर सम निकालने के लिए हम नॉर्मल जो अपना वेक्टर एडिशन लो है उनको जो है फॉलो करेंगे। ठीक है, अब देखने में और सुनने में ये जो प्रिंसिपल है बहुत आसान सा लगा। करना क्या है? वेक्टर एडिशन ही तो करना है। ठीक है, तो यहाँ से शायद आपको इसकी खूबसूरती समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो है हाउ ब्यूटीफुल इज दिस प्रिंसिपल। ओके, सो लेट्स बिगिन विद रिप्रेजेंटेशन। सपोज दिस इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हियर इज अवर ऑब्जर्वर। ओरिजिन हमेशा ऑब्जर्वर को बताता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं तीन चार्जेस ले लेता हूँ। मान लीजिए Q1 है, ठीक है, ये Q2 है और ये मान लीजिए यहाँ पे Q3 मान लीजिए। ठीक है, तो Q1 की जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी? R1 वेक्टर। ऐसे अगर मैं Q2 की पोजीशन लिखना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर। और Q3 की पोजीशन क्या हो जाएगी? R3 वेक्टर। मान लीजिए मुझे इन दो चार्ज की वजह से Q1 पे फोर्स निकालना है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि इन दोनों की वजह से जो इंडिविजुअल फोर्सेज जो हैं, जो इंडिविजुअल फोर्सेज हैं, आप वो कैलकुलेट करो और उनका वेक्टर एडिशन कर दो। क्या कर दो? वेक्टर एडिशन। तो मान लीजिए Q2 की वजह से जो फोर्स है लाइन जॉइनिंग के अलोंग लगेगा, ये फोर्स होगा। फोर्स का नोटेशन मैंने आपको कल समझाया था कैसे लिखना है। सेकंड की वजह से फर्स्ट पे, तो सेकंड चार्ज की वजह से फर्स्ट पे निकाल रहे हो, सो यू विल राइट इट एफ सबस्क्रिप्ट में 1 2। ओके, और अब अपन Q3 की वजह से Q1 पे निकालते हैं, तो ये हो गई डायरेक्शन किसकी? F13। Q3 की वजह से Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब ऐसे मान ले अगर यहाँ पे और चार्जेस होते तो सभी की वजह से अपन फोर्स Q1 पे कैलकुलेट कर लेते और उन सबका वेक्टर एडिशन कर देते। ठीक है, आप स्क्रीन पे वहाँ पे मैं आपको डायग्राम ऐड कर देता हूँ। ठीक है, वो उससे आप समझ सकते हो। यहाँ मैं अगर ज़्यादा चार्जेस बनाऊंगा तो फिर ये जो डायग्राम है ये ओवरलैप कर जाएगा, आपको भी पता है। तो कितने भी चार्जेस हों तो उन सभी का इंडिविजुअल फोर्स निकालो और उनका वेक्टर एडिशन कर लो। जैसे अब यहाँ पे Q1 पे दो चार्ज फोर्स लगा रहे हैं, Q2 और Q3, तो F13 और F12 आ गया। तो जो नेट फोर्स जो होगा, जो नेट फोर्स है Q1 के ऊपर वो कितना हो जाएगा? F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। मान लीजिए और भी चार्ज होते तो उन सभी का अपन ऐड कर देते। अच्छा, वेक्टर एडिशन का लो आपको पता ही है, आप हेटेल मेथड यूज कर सकते हो या पैरेललोग्राम मेथड यूज कर सकते हो। तो पैरेललोग्राम मेथड में क्या होता है
आप किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल स्लाइड कर सकते हो, किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलली आप स्लाइड कर सकते हो। तो आप चाहे तो इसे स्लाइड कर लो, चाहे तो आप इसे स्लाइड कर लो। तो मैं इसको स्लाइड करता हूँ, इसको पैरेलल यहाँ पे एक वेक्टर बना लेता हूँ। ये मैंने स्लाइड किया है, और आपको पता है जब भी स्लाइड करते हैं स्पेस के अंदर तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। ये सब अपन 11th क्लास के अंदर पढ़ लेते हैं, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये इसका हेड और ये इसका टेल, तो इनका रिजल्टेंट कैसे बना सकता हूँ मैं? U1 में यहाँ डिनोट कर देता हूँ। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा? इस डायरेक्शन में होगा। ये क्या आ गया आपका? एफ नेट आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको वेक्टर एडिशन लो अच्छे से पता होगा। इसको मैं थोड़ा साइड में भी बना देता हूँ। सपोज दिस वाज योर F13 वेक्टर, ठीक है, एंड दिस इज योर F12 वेक्टर। तो मैंने क्या किया, क्योंकि जब भी वेक्टर एडिशन करते हैं तो एक वेक्टर का हेड और दूसरे का टेल होना चाहिए, तो हमें स्लाइड करना पड़ेगा। तो मैंने इसको स्लाइड कर लिया यहाँ पे, इसके पैरेलल यहाँ पे एक वेक्टर बना लिया। तो ये हो गया F12 वेक्टर। अब देखो इसका हेड इसका टेल, इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मैं इनका रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहता हूँ तो F12 और F13 आपको पता है, कल आपको एक्सप्लेन किया था अच्छे से। ये कितना होगा? K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर एंड R12 कैप। कल कोलैम्बलो बताया था, कोलैम्बलो से लिखा है मैंने, ठीक है। उसके बाद K Q1 Q3 R13 स्क्वायर एंड R13 कैप। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस होते तो उन सभी का अपन ऐड करके लिख देते, सभी का ऐड करके लिख देते। तो अगर कितने चार्जेस हैं? n चार्जेस हैं। सपोज देर आर n चार्जेस, Q1 Q2 Qn, ठीक है। देन फोर्स ऑन Q1, तो नेट फोर्स निकाल रहे हैं अपन किसके ऊपर? Q1 के ऊपर। तो सभी की वजह से आएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो K मैं कॉमन ले सकता हूँ, Q1 भी मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो आई कैन राइट लाइक दिस K Q1, ओके, एंड देन आई कैन राइट इनसाइड Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, ठीक है, एंड R12 कैप प्लस Q3 R13 स्क्वायर एंड R13 कैप प्लस डॉट 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 प्लस Qn R1n स्क्वायर R1n कैप, ठीक है। तो ये क्या है? आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है कि आपने सभी का क्या कर दिया? वेक्टर एडिशन कर दिया। अगर आप इसको सिंगल टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो हम समेशन यूज कर सकते हैं, और समेशन में आप कैसे लिखोगे? एफ नेट के Q1, समेशन यूज किया मैंने। तो देखो यहाँ पे मैं Q आई सबस्क्रिप्ट यूज कर लेता हूँ, R1I स्क्वायर R1I कैप, और I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेके n तक। 1 नहीं आएगा क्योंकि आपने 1 पे कैलकुलेट कर रहे हो। मान लीजिए अगर आप इसी के अंदर, अब ये क्या हो गया? ये जो है ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। इसी के अंदर अभी मैंने Q1 पे निकाला है नेट फोर्स, अगर मैं Q2 पे निकाल रहा होता तो क्या होता? यहाँ पे Q2 आ जाता, और यहाँ पे Q2 के अलावा बाकी सभी चार्जेज आ जाते, क्योंकि खुद की वजह से कोई फोर्स नहीं कैलकुलेट किया जाता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। Q1 कभी खुद पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा, तो K Q1 कोई टर्म नहीं आएगी। ऐसे अगर Q2 पे कैलकुलेट करोगे आप तो K Q2 टर्म नहीं आ सकती है। इसका मतलब यहाँ Q2 आएगा तो यहाँ पे Q1 Q3 Q4 Qn तक आएंगे, Q2 नहीं आएगा। तो उस केस में आपको यहाँ लिखना पड़ेगा I फ्रॉम 1 to n बट नॉट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो जिस पे निकाल रहे हो फोर्स वो खुद पे नहीं लगा सकता फोर्स। और इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप किसी बकेट के अंदर बैठना, बाल्टी के अंदर बैठना, ठीक है, खड़े हो जाना और उस बाल्टी को उठाने की कोशिश करना। क्या करना? उठाने की कोशिश करना। आप उस बकेट को कभी भी नहीं उठा पाओगे। तो हम अपने ऊपर फोर्स जिस तरीके से नहीं लगा सकते हैं, वैसे भी कोई भी चार्ज खुद पे कोई फोर्स नहीं लगा सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फिर आप कहोगे सर आप तो कहते बहुत ब्यूटीफुल है, इसमें आपने क्या बताया? वही बताया जो वही वेक्टर एडिशन है। ये तो हम पहले से भी जानते थे कि कोई भी वेक्टर होंगे उनको ऐड करोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। तो आप इसको
कैसे कह रहे हो कि ये ब्यूटीफुल है? अब उस चीज को समझो, कैसे कह रहे हैं, समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए ये है आपका कोई भी, जैसे सपोज दैट अनिल, ठीक है। अभी इसकी एक दोस्त है, मान लीजिए रितु, ठीक है। दोस्त किसी भी तरीके की हो सकती है, गर्लफ्रेंड मान लेते हैं। लेकिन अचानक से एक नई लड़की आती है क्लास के अंदर, ठीक है, समझ लेते हैं चंचल। और अब चंचल कुछ ज्यादा पसंद आ रही है मान लो नील को। तो जो इन दोनों के बीच का जो पहले रिलेशन था, क्या वो रिलेशन अब वैसा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा ना। मतलब किसी और के आ जाने से रिश्ता बदल जाता है, इंटरेक्शन बदल सकता है, ये तो चलो इनकी बात हो गई। अपने भी देख सकते हैं अपन, किसी भी चीज के अंदर किसी और के आ जाने से चीजें बदल सकती हैं ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो, अगर अकेला Q1 और Q2 होते तो भी Q2 Q1 पे इतना ही फोर्स लगाता, और Q3 आ गया तो भी ये इतना ही फोर्स लगा रहा है, तो भी ये इतना ही फोर्स लगा रहा है। समझ रहे हो? ऐसे मान लो अगर Q2 नहीं होता तो Q3 और Q1 के बीच इतना फोर्स होता, और ये है तो भी ये इतना ही फोर्स लगा रहा है। मतलब इनका जो आपस में जो इंटरेक्शन है वो किसी दूसरे चार्ज के आ जाने से बदलता नहीं है। मतलब चंचल के आ जाने से ऋतु के साथ रिलेशन जहां यहाँ बदल सकता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। Q1 और Q2 के बीच का जो इंटरेक्शन है वो वैसा ही रहेगा, चाहे यहाँ पे कितने ही और चार्ज आ जाएं। इन दोनों के बीच जितना फोर्स है, इंटरेक्शन फोर्स है, वो हमेशा उतना ही रहेगा। इसका मतलब इंडिविजुअल फोर्सेस, individual forces remains unaffected because of presence of other charges। दूसरे चार्जेस के आ जाने से जो पहले जो चार्ज थे उनका जो आपस में इंटरेक्शन है उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे मान लो ये Q3 नहीं है और इस पे F12 फोर्स लग रहा है, इसके आने से इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ये अभी भी उतना ही रहेगा। इसीलिए मैं इस लॉ को क्या कहता हूँ, इस प्रिंसिपल को क्या कहता हूँ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है भाई। ठीक है, जो किसी और के आ जाने से ना बदले वही खूबसूरत है। ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। in next lecture we will discuss some numerical regarding the net forces. Okay, stay safe, take care.